तो अगर आप क्लास 10th का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से। यहाँ से हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड में अक्सर हाँ इधर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए सीधा हम लोग बिना इधर उधर का बात किए हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे कुछ लंबे क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद फिर सीधे उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग जो क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ इन डिफरेंट पैटर्न्स पे होंगे। बेसिकली हमारा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है कैसे इक्वेशन हमारे कंसिस्टेंट होते हैं, कैसे इक्वेशंस हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं। दूसरा है बेसिक सॉल्विंग ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर ये आपका सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इजी क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आएगा, अगर वेरीफाई करने के लिए दे दिया तो ये 5 मार्क्स में आएगा। ये आपका 1 और 3 किसी मार्क्स में आ सकता है। एज बेस्ड वर्क प्रॉब्लम्स ये फॉर श्योर 5 मार्क्स का ही आएगा। मेरे ख्याल से बेसिक मेंस्ट्रुएशन ये भी 5 मार्क्स में आएगा। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग इजी क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स में देगा, अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स में आएगा। यहाँ पर भी मैंने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को वापस से एक्सप्लेन किया है, बट दिस टाइम रिलेटेड टू ग्राफ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बट हियर एट दिस प्लेस आई एम सॉल्विंग इट बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन। एक्चुअल लीनियर इक्वेशन पे कैसे है और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या मार्क्स मिला नहीं मिला, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स उस बेसिस पर है। तो एंड दिस इज फॉर ऑल्सो 5 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा जो होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस कैसे हमें बोर्ड में सॉल्व करने हैं। तो आइए फिर स्टार्ट किया जाए। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि हमारा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे हमारा बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो हमारे पास चीज है कंसिस्टेंसी, ठीक है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इनकंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले देखो इसका मीनिंग क्या होता है। 2 वर्ड है हमारा, एक है कंसिस्टेंट, ठीक है, और दूसरा है हमारा इनकंसिस्टेंट। जो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट जो आया है इसका मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, ठीक है। और जो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। करेक्ट है यहां तक? तो जब हमको पता चला कि हैविंग सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन मेरा इनकंसिस्टेंट है, तो जब हैविंग सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट है तो इसमें भी 2 तरीके से कंसिस्टेंसी होता है। पहला हो गया यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन, और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेनी सॉल्यूशन, and this many solution is actually infinite। ये मेनी सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमारे पास बेसिकली 3 क्राइटेरिया हो गए, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, मेनी सॉल्यूशन हो गया और नो सॉल्यूशन हो गया। कौन कौन सा हुआ? यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। करेक्ट है? अब हम लोगों को ग्राफ का प्रेजेंटेशन देखना है और हम लोग को देखना है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें वो चीज किस तरीके से दिखेगा। तो आओ अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या हो गया? तो ग्राफिकल मेथड में अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन का, और यूनिक सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आता है? तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। कंसिस्टेंट जो वर्ड है आपका आया है कंसिस्ट से,
ठीक है, कंसिस्ट मतलब होना, उसमें वो चीज होना, तो कंसिस्टेंट आया है, सॉरी कंसिस्टेंट जो आया है वो कंसिस्ट से आया है, यानी कि उसमें सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकल में पहला हम लोग देख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, तो याद रखिए जो यूनिक सॉल्यूशन होता है इट इज अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारा किसके बारे में कहेगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहीं पर भी अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रहा है किसी भी डायरेक्शन में, अगर लाइन इंटरसेक्ट हुआ है दैट मींस कि वहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आओ इसका ग्राफ हम लोग अगर देख लें कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आओ उसको देखते हैं। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश एंड दिस वन गॉट द ओरिजिन। लेट मी राइट इट विथ अनदर कलर। तो अगर हम लोग दूसरे कलर से अगर देख रहे हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ध्यान से देखो, दोनों जो लाइन है वो क्या है, एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन के आगे पास उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा मेनी सॉल्यूशन होता है, अगर हम मेनी सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये इनफाइनाइट होता है। कैसे इनफाइनाइट होगा, जहां पर भी ग्राफ कट करेगा वहां एक सॉल्यूशन क्रिएट होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। तो x, x डैश, y और y डैश है और ये ओरिजिन है। तो हमको पता है कि कट किया तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये फटाक से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, और जो दूसरा ग्राफ होगा ना, दूसरा जो लाइन होगा वो ठीक इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, अगर ये मान लीजिए ऐसे अलग अलग लाइन है तो इसके बीच में हम कह सकते हैं ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन है तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना जिस पर ये टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो मतलब ढेर सारा पॉइंट इसमें डिनोट कर सकते हैं। जहां पर ये दोनों मार्कर को इमेजिन करना है एज अ स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ढेर सारा पॉइंट्स है जहां पर ये टच कर रहा है। तो जो दूसरा लाइन होगा वो ठीक इसके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, वो ठीक इसके ऊपर ही रहेगा, दिखेगा नहीं क्योंकि वो इसके ऊपर ही है। तो ऐसे केस में हमारे कितने सॉल्यूशंस हो गए, ये हमारे हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। यहां कितना सॉल्यूशन था, ओनली वन। ठीक है, वन सॉल्यूशन, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है नो सॉल्यूशन का। और जो नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है ये आपको पता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, देखिए ये पैरेलल हो गया, ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ना ये इधर से मिलेगा, ना ये ब्लू वाला ब्लैक से मिलेगा, ना ब्लैक ब्लू से मिलेगा। तो जहां ये पैरेलल हो गए, कभी एक दूसरे से लाइन नहीं मिल रहा है, कोई बीच में पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होगा अभी आपने देखा, इट विल बी अ पैरेलल लाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x नेमिंग करना बहुत जरूरी है, y, y डैश, अदरवाइज हमारा जो फिगर है वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। तो अगर एक लाइन ऐसे आ गया और दूसरा लाइन ठीक इस तरीके से आ गया, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के केस में हमारा कैसा लाइन होता है, तो नो सॉल्यूशन के केस में हमारा होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस होगा और साथ ही साथ इसमें होगा जीरो सॉल्यूशन। ऑब्वियसली नो तो सेल्फ सफिशिएंट है, डिफाइन कर ही रहा है, नो का मतलब हो ही गया जीरो। अच्छा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कभी कभी ओवरलैपिंग लाइंस। कैसा लाइन है, ओवरलैपिंग लाइंस। तो चलो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किस पे था, ये क्वेश्चन था हमारा ग्राफ्स पे। तो अब ग्राफ्स के बेसिस पे ये डिसाइड करो कि ये दोनों लाइन का बिहेवियर कैसा हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंड होगा, ऑब्वियसली लाइन है, लाइन का मतलब आप इधर इसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं, वो कोई फिगर में चेंज नहीं होगा। तो अगर आप देखें, सबसे पहला बात, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों एकदम पैरेलल जा रहा है, अगर हम लोग देखें इसको ध्यान से, तो क्या ये दोनों पैरेलल जा रहा है, तो नहीं। आपको दिखेगा कि ये आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, देखिए कोई पॉइंट कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि क्या ये नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट का कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट का ये ऑप्शन दिया हुआ है, कैंसल आउट हो जाएगा। यहां भी दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट। जो लाइन कभी मिलेगा ही नहीं, वो कैसे आप उसको कंसिस्टेंट कर दीजिएगा,
तो बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट ही गलत हो गया। क्लियर हो रहा है? यहां पर हमने बात किया इनकंसिस्टेंट का कि इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट इन तीनों में से सिर्फ ये वाला केस है नो सॉल्यूशन का। तो जब नो सॉल्यूशन का केस हमारा इनकंसिस्टेंट है यानी कि लाइंस पैरेलल है। तो जब हमारा लाइंस पैरेलल है और कभी लाइन हमारा मीट नहीं करेगा तो फिर आप उसको कंसिस्टेंट कैसे बना दीजिएगा? नहीं बनेगा। सॉरी, वो थोड़ा सा खांसी आ गया था। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि ये जब लाइन ऑलरेडी मेरा लाइन जो है पैरेलल है, और पैरेलल लाइन ऑलवेज क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो जब हमारा पैरेलल लाइन आपने बोल चुका है, क्या बोला है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट। ये लाइन यहीं पे गलत है। जो चीज इनकंसिस्टेंट है उसको आप कंसिस्टेंट बना सकते हैं? आंसर है नहीं, आप उसको कंसिस्टेंट नहीं बना सकते हैं। सिंपल मीनिंग हम लोग ग्राफ से देखें, जो लाइन पैरेलल है आप उसको इंटरसेक्टिंग या मेनी सॉल्यूशन ओवरलैप करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये क्या बचा? ये तो इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ क्योंकि ये तो हमारा क्या कहते हैं, सॉरी, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा ये बचा, या तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और हमको पता ही है कंसिस्टेंट में ये दो पार्ट होता है, यानी कंसिस्ट तो करेगा। अब दोनों में से कौन सा होगा उसी को देखना है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों लाइन ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। अगर ये ओवरलैप कर रहा होता तो एक के ऊपर दोबारा दूसरा रखा होता, ऐसा सीन नहीं बना हुआ है। तो डायरेक्टली हो गया कि ये मेनी सॉल्यूशन नहीं है। और सिंपल आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये ऊपर भी अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहां पे ये मिलेगा। तो वो इंक्रीज करना एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, वो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है लाइन का कि आप इंक्रीज कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि इनकंसिस्टेंट को आप कंसिस्टेंट बना दीजिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो आई होप ये आज पूरा ग्राफ का जो हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जो पैटर्न था ये हम लोगों को क्लियर है। तो आइए अब चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाओ। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। ऑब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम वही अप्रोच रहेगा। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7x - 2y = 5। दूसरा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, 8x + 7y = 15। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। क्या करना इजी रहेगा, y है, सिंपल ऐड कर देंगे, इजी रहेगा। फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सीधा दोनों को फिर हम लोग ऐड कर देंगे। तो सीधा लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, किससे करेंगे, इक्वेशन 1 से। y को एलिमिनेट करना है, 7 से कर देते हैं, एंड इक्वेशन 2 बाई 2। यहाँ पर ऑन लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए वी गेट। क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 - 14y = 35। और जो आपका सेकंड वाला इक्वेशन है, सेकंड वाले इक्वेशन में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 16x माइनस नहीं प्लस 214 = 30। अब सिंपली क्या कीजिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ ऐड कीजिएगा तो 9 6 5 4 1 5, ठीक है। और इसमें कैरी आउट हुआ था तो 65, ठीक है। x का x है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों प्लस माइनस ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 65। तो x = क्या आ जाएगा, 65/65 विच इज इक्वल्स टू 1। लिख ही दीजिएगा, देयरफॉर x = 1। अब x का वैल्यू हमारा 1 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सिंपल यहां लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू
ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। किसका वैल्यू पुट करना है, एक्स का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, अब आया है x का वैल्यू 1, इसमें पुट कर दीजिए 5 + 2 7 हो जाएगा, सॉरी x का यहाँ पुट कर दीजिए, उधर पुट कर दीजिए 5 - 7 - 2 हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आइए इसे पुट करते हैं वहां पे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए, तो क्या हो जाएगा, 7 × 1, x का वैल्यू 1 आया है, ठीक है, तो 7 में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 - 2y इज इक्वल्स टू 5, 7 - 2y इज इक्वल्स टू 5 और 7 - 5 इज इक्वल्स टू 2y। ये क्या आ जाएगा, 7 - 5 2 इज इक्वल्स टू 2y, y इज इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू भी 1 आ गया, y का वैल्यू भी 1 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे 7x - 2y इज इक्वल्स टू 5 और 7 × 1 - 2 × 1 शुड बी इक्वल्स टू 5 और 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5 और 5 इज इक्वल्स टू 5। सही है, फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। सेकंड इक्वेशन को वेरीफाइड कर दीजिए, 8x + 7y इज इक्वल्स टू 15। क्या है सेकंड इक्वेशन, 8x + 7y इज इक्वल टू 15, 8x + 7y इज इक्वल्स टू 15। वैल्यू क्या करना है, 1 पुट करना है, 8 × 1 + 7 × 1, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू 1 आया हुआ है, ठीक है, और y का वैल्यू 1 आया हुआ है, इज इक्वल्स टू 15। 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15 और 15 इज इक्वल्स टू 15। तो इतना लाइन बाय लाइन सॉल्व कीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना सॉल्व करना, इससे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखना, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ के बाद फिर आप लिख दो एडिंग, इसको इक्वेशन माने, इसको माने। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता तो सोचते ऐड करने का, ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स का है, इतना स्टेटमेंट मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप टॉपर भी होने वाले हैं बोर्ड्स का तो भी इसमें आपको मार्क्स मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ जाओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर हमारा एज बेस्ड है, ठीक है। और ध्यान से देने वाली बात ये है कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में जब एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जब भी हमारा एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम होगा, जनरली ये प्रेजेंट एज ही मांगता है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये ओल्ड पूछ रहा है और ये नाउ पूछ रहा है, एज पूछ रहा है प्रेजेंट एज में। तो जब हमसे एज पूछ रहा है प्रेजेंट एज में, तो सबसे पहला काम करते हैं प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा फर्स्ट लाइन से ही, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ नगमा, पहले रश्मि लिखा हुआ है ना, इजी होगा समझने के लिए, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में लिखिए, रश्मि फिर नगमा। तो पहले ले लीजिए रश्मि का एज, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एजेस ऑफ रश्मि एंड नगमा बी x years and y years रेस्पेक्टिवली। जब भी आप रेस्पेक्टिवली डालते हैं, इसका मतलब 2 वैल्यूज जो आया है ऑर्डर में आएगा। पहले रश्मि का है पोजीशन, तो पहला रश्मि का पोजीशन आएगा, रश्मि का हमने एज मान लिया x years, और उसके बाद नगमा का है तो नगमा का पोजीशन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी y years, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट क्या है, 3 years ago, 3 years ago, अगर अगो आया तो इसका मतलब ये बात कर रहा है पास्ट का, आपको पीछे जाना है। तो कितना टाइम पहले पीछे जाना है, 3 years ago। अगर कभी भी 3 years ago का बात करेंगे तो क्या होगा, -3 कीजिएगा। आज अगर आप 5 साल के हैं या 15 साल के हैं, तो आज से 5 साल बाद कितने साल के होइएगा, 20 years के, क्योंकि हर साल एक ही साल ना एज बढ़ेगा, 2 साल तो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर उसी तरीके से 3 साल अगर हमको पीछे जाना है, तो दोनों के एज में 3-3 साल माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस चीज को देखिए, 3 years ago, तो यहाँ लिख देंगे सिंपल 3 years ago,
ठीक है, द एज ऑफ, कोलन डालिए और यहां लिखिए रश्मि। रश्मि का एज क्या होगा, x माइनस 3 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नगमा का एज लिखेंगे। नगमा का एज क्या होगा, तो नगमा का एज क्या माने हम लोग, y माने, तो हो जाएगा y माइनस 3 ईयर्स। हमको रश्मि का 3 साल पहले का एज पता चल गया, हमको नगमा का भी 3 साल पहले का एज पता चल गया। अब क्या, अब इसके बाद क्या करना है, तो यहां देखेंगे 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो तक का हम लोग अपना काम कर चुके हैं। रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नगमा, बहुत ही एकदम इजीली आपका एकदम डिटेक्ट हो जाएगा। रश्मि वॉज, एज और वॉज के लिए जगह पे इक्वल टू यूज करते हैं, तो रश्मि वॉज। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे रश्मि वॉज, तो रश्मि क्या थी, x माइनस 3 थी। ठीक है, वॉज मतलब इज इक्वल्स टू थ्राइस एज ओल्ड एज नगमा। थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज नगमा। नगमा का क्या एज है, y माइनस 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन। स्टेटमेंट को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और इस स्टेटमेंट से हम लोग एक इक्वेशन रेडी करेंगे। ये क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो ये किसका एज है, बहुत इजीली आप बताइएगा, ये रश्मि का एज है। ठीक है, 3 टाइम्स, दिस इज थ्राइस, ये क्या है आपका थ्राइस है, और ये क्या है y माइनस 3, ये नगमा का एज है। ठीक है, तो रश्मि's एज वॉज थ्राइस 3 टाइम्स नगमा's एज। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये किसका एज है और कैसे रिलेशनशिप बैठाता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी होता है, ध्यान से सिर्फ पढ़ने का जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम लोग का यहाँ पर एक इक्वेशन बना, इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके x और y के बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो ये है हमारा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 9, जो कि आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब आते हैं क्वेश्चन के बाकी डिटेल्स पे। 10 years later, 10 years मीन्स आफ्टर 10 years। ठीक है, ये तो 10 years एगो का था, क्वेश्चन लेटर में है, लेटर में ही फॉर्म में लिख देंगे। तो 10 years लेटर, जैसे यहाँ एगो लिखे थे वहां लेटर लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिखिए द एज ऑफ, कोलन डालिए, किसका, पहले रश्मि। तो जहां कहीं पर भी आपका एगो आया आप पास्ट का बात कर रहे हैं, और जहां कहीं पर भी आपका लेटर आया आप क्या बात करिएगा, फ्यूचर का। साल 1 साल बढ़ता है तो एज में 1 का इंक्रीमेंट होता है, साल 1 साल घटता है तो 1 में 1 का डिक्रीमेंट होता है, 2 3 4 का नहीं होता। तो उसी तरीके से हम लोग जब घटा रहे थे तो 3 इयर्स था यहाँ पे, तो 3 किए थे, यहाँ पर क्या है 10 है। तो रश्मि का प्रेजेंट एज में अभी से 10 इयर्स लेटर, तो 10 इयर्स प्रेजेंट एज से लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रश्मि का एज x है, 10 साल बढ़ा देंगे। ठीक है, सेम विद गोज विद नगमा। नगमा का प्रेजेंट एज क्या है, नगमा का प्रेजेंट एज y है, और इस y में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 10 इयर्स ऐड करना है, तो यहां सिंपल लिख देंगे 10, ये इतने साल के हो जाएंगे। यहां तक भी क्वेश्चन रेडी हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, 10 इयर्स लेटर। चलिए भाई 10 इयर्स लेटर का हमने एज का जो सिनेरियो था उसको बना दिया। रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नगमा, पहले थ्राइस था, ये थ्राइस था, अब ट्वाइस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आके रश्मि का एज लिखेंगे। रश्मि का एज क्या है, क्योंकि रश्मि का एज ट्वाइस है, ऐसा नहीं हुआ कि नगमा का एज ट्वाइस हो गया, रश्मि का एज ट्वाइस हो गया, तो रश्मि विल बी ट्वाइस। रश्मि का एज क्या है, x प्लस 10 लिख दीजिए, x प्लस 10, ये हो गया रश्मि। विल बी मतलब इज इक्वल टू क्या होगी, ट्वाइस, यहां ध्यान दीजिए, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, ट्वाइस एज ओल्ड एज नगमा का एज क्या है, y प्लस 10। ठीक है, सेम कहानी यहां पर भी, ये जो एज है ये आपका किसके लिए है, ये आपका है रश्मि के लिए। ये जो 2 इंटू बता रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्वाइस, और ये y प्लस जो 10 है, y प्लस 10 क्या है, y प्लस 10 हमारी नगमा है।
ठीक है, तो यहां से हम लोग कहेंगे कि जो रश्मि का एज है दैट इज ट्वाइस ऑफ नगमा एज, रश्मि's एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नगमा। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, x + 10 2y + 20, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ क्या होगा, इसको इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा x - 2y = 20 - 10 which is equals to 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और अभी हम लोग देखे थे कि दो इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को, किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 है उसको लिखिए, x - 2y = 10, और इक्वेशन 1 है उसको लिखिए, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, इसलिए इक्वेशन 1 को यहाँ लिखेंगे, x - 3y = -6। माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल, 3y - 2y -2y + 3y = y, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1, कोई दिक्कत? और यहाँ पर हमारा क्या है, 10 + 6, यहाँ से आ गया 16। तो जैसे ही आपको ये चीज़ पता चला कि ये 16 है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y है हमारी नगमा। नगमा का एज क्या है, नगमा का एज हो जाएगा 16 ईयर्स। और उसके बाद फिर किसी की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है ना, इसी को लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब जैसे ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स लिखने में हम लोग ये नहीं करना है, कोताही नहीं बरतना है, स्टेप्स लिखना है। y किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, वी हैव वी गेट, जो भी लिखेंगे। तो x - 3 × 16 = -6, और x - 48 = -6, और x = 48 - 6 which is equals to 42, ठीक है। और इसके बाद फिर सिर्फ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस रश्मि's प्रेजेंट एज, क्या माने थे, x माने थे ना, तो लिखेंगे हेंस रश्मि's प्रेजेंट एज विल बी 42 years and Nagma's present age will be not is Nagma's present age is 16 years। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे क्रूशियल स्टेप है, जो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, तो जो सबसे क्रूशियल स्टेप होने वाला है वो है आपका इक्वेशन फाइंड आउट करना। एक ये वाला पार्ट यहाँ पर और दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पर है। जैसे ही आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है इक्वेशन को, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट था, ठीक है, और एक ये वाला स्टेटमेंट था, रश्मि वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज नगमा। तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स देखना है। अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और उसके बेसिस पे अगर आप ये इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं तो यू आर वेल एंड गुड। उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करना है बहुत इजीली। और याद रखिए, बहुत आपका टिपिकल बहुत हार्ड इक्वेशंस फॉर्म नहीं होता है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स का बात कर रहे होता है तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारा इजी ही इक्वेशन बनता है। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन से हमारा ये इक्वेशन बना था, इजी था, और इससे हमारा ये इजी था, ये वाला ये भी इजी था। सिर्फ दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐड किए, जो करेंगे हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्व किए, कमेंट में करना है। यहाँ पर ये कौन सा मेथड है, बताइएगा ये कौन सा मेथड है कमेंट में आप लोग, ठीक है। टाइम स्टैम्प भी बता दीजिएगा किस टाइम के क्वेश्चन का, इस टाइम स्टैम्प के क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे। तो आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास मेंसुरेशन, बेसिकली हम कहते हैं ना, बेसिक है, यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखो। तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसी के बारे में जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लेंदी है यानी कि उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है। अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। खैर मेरा पढ़ा हुआ है डायरेक्टली, मैंने इसलिए यहाँ पे जम किया। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ की बात की जा रही है, इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किया गया है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड लिखा हुआ है। तो रिड्यूस्ड कहने का मतलब घटा देना। कितने सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर से। तो जब हम घटा रहे हैं तो इसका मतलब लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो हम लोग घटा रहे हैं। और उसके बाद इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड, ब्रेथ को बढ़ा दिया गया। तो ब्रेथ कुछ ना कुछ तो पहले रहा होगा, तभी तो हम लोग उसको बढ़ाए हैं बाई 2 सेंटीमीटर। अब क्या बढ़ाया गया, क्या घटाया गया, आएंगे। उसके बाद क्या है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, फिर एरिया का बात किया गया, वो कुछ रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। However, if we increase the length by 10 सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ, वापस से लेंथ को बढ़ाया गया, डिक्रीज द ब्रेथ, डिक्रीज ब्रेथ को घटाया गया, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर। यानी कि यहां तक क्वेश्चन पढ़ने पे एट अ फर्स्ट ग्लैंस आपको क्या क्लियर हुआ, एट अ फर्स्ट ग्लैंस आपको ये चीज क्लियर हो गया कि लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ घट रहा है और एरिया के साथ कुछ चेंज हो रहा है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट में लेंथ ब्रेथ घटने बढ़ने से एरिया में चेंज हो रहा है। क्या हमसे एरिया मांगा है, नहीं, हमसे मांगा है लेंथ और ब्रेथ। ये तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे, हमसे जो पूछा है वही मान लीजिए, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। तो लेट द लेंथ एंड BADTH ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, सिर्फ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखेंगे, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर में है, सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर ही लेके चलते हैं। बी एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स हमने करंट मान लिया कि लेंथ है जो होगा वो, अच्छा रेस्पेक्टिवली नहीं डाले, रेस्पेक्टिवली डालना बहुत जरूरी है, तभी हमको पता चलेगा कि लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो y सेंटीमीटर है। जो पहले आकर कर रहा है लेंथ और ब्रेथ में, लेंथ लिखा हुआ है ना, ये लेंथ, ये ब्रेथ लिखा हुआ है, तो ये ब्रेथ। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे और बहुत ही आराम से बनेगा। चलिए पहला स्टेटमेंट वापस से पढ़ेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ हमारा x सेंटीमीटर है, ठीक है, इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ये करने से पहले एक बार लिख लीजिए एरिया क्या होगा इस केस में, तो x इंटू वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा एरिया है। अब देखते हैं, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को क्या किया गया, 5 सेंटीमीटर रिड्यूस किया गया, ठीक है, और ये सीधा एरिया पे पास आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ क्या माने हैं, x है, ये x है, ये y है, y हमारा ब्रेथ है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस्ड, घटाया गया, रिड्यूस्ड मतलब रिड्यूस कितने से, 5 से, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ को इंक्रीज किया गया 2 सेंटीमीटर से, तो ब्रेथ को इंक्रीज कर दीजिए 2 सेंटीमीटर से। तो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या था, x इंटू वाई था, तो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो गया वो रिड्यूस्ड हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से। दिस इज इट। पहला इक्वेशन के लिए जो हमारा स्टेज रेडी करना था वो हमारा रेडी हो गया। अब आप बोलिएगा कि सर आप पहले से कैसे आपको पता, जो आप मल्टीप्लाई करके लिख के रखे हुए थे। तो हमको ये लगा कि यहाँ बात किया गया लेंथ का, यहाँ बात किया गया ब्रेथ का, ठीक है, और तुरंत ही बात कर दिया गया एरिया का। लेंथ घटा रहे हैं, ब्रेथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ घट रहा है, ब्रेथ यहाँ पे देखिए, ब्रेथ यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ घट रहा है, ब्रेथ बढ़ रहा है, तो उससे जो हमारा एरिया पे इम्पैक्ट हो रहा है, एरिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि एरिया रिड्यूस हो गया, तो इसीलिए हम लेंथ और ब्रेथ ले रही है। ये करंट लेंथ और ये
सॉरी करंट लेंथ और करंट ब्रेथ, ये हमारा न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू एरिया निकलेगा ना। तो ये तो दिया ही हुआ है कि जो नया वाला एरिया है वो रेक्टेंगल का क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो नया वाला हमको मिलेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया में रिड्यूस हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी चीज़ को लिखे हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, x होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 दोनों से मल्टीप्लाई, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -5 y से मल्टीप्लाई होगा -5y, -5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 2 10, एज सिंपल एज इट इज -80। यहाँ से xy और यहाँ से xy को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया 2x, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया -5y इज इक्वल टू -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा और इधर -80 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2x - 5y इज इक्वल टू -70। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एक बार आपको ये स्टेप निकालना है, जहां आपने ये स्टेप निकाल लिया फटाक से आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। सेकंड पे आइए नाउ। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। हाउएवर यहाँ तक का काम हम लोग डन कर चुके हैं। अब हाउएवर, ठीक है, हाउएवर इफ क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, सेम कहानी है, मल्टीप्लाई ही करना है। इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज मतलब प्लस, इंक्रीज द लेंथ बाई कितना से, बाई 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा लेंथ था उसको हम लोग 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिए। अब उसके बाद क्या है, डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 सेंटीमीटर। चलिए, ब्रेथ हमारा y था, इसको डिक्रीज कर दिए, आई एम रियली सॉरी, ब्रेथ बाई 5 सेंटीमीटर था ना तो यहाँ 10 नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो बताया गया कि इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी इसका एरिया था वो इंक्रीज हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से। कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम इसी स्टेप में सॉल्व कर देंगे। तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू -5 5x, देन 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू -5 -50 इज इक्वल टू xy प्लस 50। कोई इश्यू है यहाँ पे, यहाँ से xy कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर यहीं पे लिखें। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा। ये हो गया -5x, ठीक है, ये हो गया प्लस 10y इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा 50 पहले से था प्लस में, ये -50 उधर चला गया तो -50 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +50। ठीक है, अब ये ट्रांसलेट क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो इस चीज़ को लिख रहे हैं और -5x है तो -5x प्लस 10y है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे प्लस 10y। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ 50 + 50 विच इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब आप एक और काम कर सकते हैं। 5 आपको कॉमन दिख रहा है, आप इजिली 5 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप 5 कॉमन लीजिएगा तो अंदर में बचेगा -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 और -x प्लस 2y इज इक्वल टू 100/5। आपको यहाँ लिखना है 100/5। बोर्ड का एग्जाम बना रहे हैं, क्यों एक भी स्टेप छोड़े, स्टेप्स लिखिए, यू विल गेट द मार्क्स। और -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन रेडी है, क्या है आपके पास सेकंड इक्वेशन रेडी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, कितना इजी है। फर्स्ट में 2x है, x का कोफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2x है, तो इसको भी 2x से मल्टीप्लाई कीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 कॉमा वी हैव, क्या होगा, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40 और इक्वेशन मान लीजिए इसको थर्ड।
ठीक है। और अब लिख देंगे ऑन एडिंग, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर द टाइम बिंग, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना करना ही पड़ेगा आपको, इतना लिखना ही पड़ेगा। मार्क्स भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स भी मिलेगा इसके लिए। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, तो फर्स्ट है उसको लिख लीजिए, क्या है 2x है, उसके बाद क्या है -5y है, उसके बाद क्या है इज इक्वल टू -70, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू -70, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, -2x है प्लस 4y है, ठीक है। उसके बाद क्या है इज इक्वल्स टू 40 है। दोनों को आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज तो होगा नहीं, -5y प्लस y, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -y, एंड -70 प्लस 40 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -30, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 30। जैसे ही आपको y का वैल्यू पता चला किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, इजी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पुट करना है, y का, ऑफ y इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा -x, पहले से था +2y, तो +2 इंटू y का वैल्यू क्या आया है +30, ठीक है, इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कीजिएगा, -x + 60 इज इक्वल्स टू 20, और -x इज इक्वल्स टू 20 - 60, और -x इज इक्वल्स टू 20 में से 60 जाएगा, क्या होगा -40, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद सिंपल स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ से क्या पता चला हमको कि x का वैल्यू क्या आया 40 आया, और यहाँ से पता चला y का वैल्यू क्या आया 30, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ तो आपका निकल गया। सिंपल लिख देंगे, हेंस लेंथ is 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना आया था 30 सेंटीमीटर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना करना हम लोगों के लिए बनता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। जहां आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे एक एक स्टेटमेंट को लिखते हुए, कोई आपके मार्क्स को टच नहीं करेगा। आपको फुल आउट ऑफ फुल, अगर ये 5 मार्क्स का होगा तो ये कंप्लीट 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलना ही है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड के एग्जाम में भी, पेपर में भी ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहां आप लोगों को दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर दीजिए, आई विल बी रेडी फॉर योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है, ये हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ पे बनाना है और आपको सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम यहाँ पे चेक करना है कंसिस्टेंसी चेक करेंगे ना तो आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा कि ये जो ग्राफ होने वाला है ये कैसा दिखेगा, क्या ये इंटरसेक्टिंग होगा, क्या ये पैरेलल होगा, या फिर ये ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी फटाक से एक रिकैप देख लेते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग ये देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। कैसे होगा और कौन सा होगा? सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है आपको पता है, फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होगा a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2,
डन। a1/a2 x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन का, b1/b2 दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, यहां पर हो गया। अब इसके बाद है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसाइडिंग लाइंस। कंसाइडिंग लाइंस होते हैं जो एक के ऊपर एक होते हैं। तो जब हम लोग कंसाइडिंग लाइंस का बात करेंगे तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, कंसाइडिंग लाइंस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। ये बेसिकली एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है। ठीक है, ये कंसाइडिंग हो गया। तीसरा है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, यहाँ अनइक्वल टू हो जाएगा। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसका तो ग्राफ आपको पता है किस तरीके का होगा। हम लोग को बस यही चेक करना है। ठीक है, एक रफ में काम करेंगे और ये फटाक से कर लेंगे कि ये किस तरीके से होगा, ताकि हम लोग को अंदाजा पता चल जाएगा कि किस तरीके का ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग है, कंसाइडिंग है या पैरेलल है। तो यहाँ फटाक से देखिए, ये हम लोग अभी डिलीट भी करेंगे आपके सामने। a1/a2, a1 क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3, a2 क्या है 3, और दूसरा क्या है b1/b2, b1/b2 1, यहाँ b1/b2 क्या है -1, c1/c2 यहाँ क्या है 4 और c2 क्या है 2। सॉल्व कीजिएगा 1 -1 एंड 2, तो आपको यहाँ से ही मिल गया 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यानी कि ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ठीक है, और जैसे ही हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिनोट किया तो उसके बाद तो फटाक से हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन क्या देगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको अगर इसका समझना है पॉज कीजिए, 1-2 मिनट रुक के देखिए और इस चीज़ को समझिए। तो हम लोग को क्या देखना था, ये क्यों बताया, वाई टू चेक, इसलिए चेक करना है ताकि ईजी हो हम लोगों को, इन एडवांस क्लियर हो जाए कि जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा। क्योंकि आंसर मान लीजिए कि अगर वो पैरेलल लाइन से, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से हम लोग 3 वैल्यू निकाल के और उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। नहीं तो आपके सरप्राइजेस आ जाएंगे आपके सामने जब आप वापस से उसको ड्रॉ करने जाना चले जाइएगा। तो इसलिए सरप्राइजेस से दूर रहें और पहले ही इन चीज़ों से हम लोग क्लियर रखें। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान से रहे, कॉशन से आगे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि कभी अगर हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया तो घबरा गए कि अरे भाई ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग बोर्ड में करेंगे। तो लिखेंगे फॉर, किसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 3x + y + 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y और x का जो भी वैल्यू निकालते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट देखना है आपको, कोफिशिएंट पे ध्यान देना है। जिसका कोफिशिएंट 2 आ जाए, 5 आ जाए, वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, इस 2 और 5 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट वाला वेरिएबल है उसको उधर भेज दीजिए। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट 1, तो x का कोफिशिएंट अगर नॉन इवन नंबर है, बेसिकली 2 नहीं है इसमें, तो 3x को उधर भेज दीजिए और y के वैल्यू पे काम करेंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू -3x - 4, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, और सबसे इजी स्टार्ट होता है पॉइंट लेने का तरीका, 0 फिर +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा -4। अब उसके बाद फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो -7 हो जाएगा, और अगर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +3 एंड 3 - 4 विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब x का वैल्यू आप 2 रखना है, तो 2 में अगर आप क्या रखिएगा, अगर आप x का वैल्यू +2 रख दीजिएगा तो -6 -4 -10, ये ग्राफ बहुत लंबा खींच जाएगा, वहाँ पे आपको लंबा बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। नो नीड, ज़्यादा नहीं करना। -2 रखिए, -2 प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू रखेंगे -2। जैसे ये -2 रखेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 - 4 हो जाएगा 2।
फटाक से हमको 3 पॉइंट मिल गया। सेम कंडीशन हमारा सेकेंड इक्वेशन के साथ। नाउ 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर आप y का वैल्यू लेके उधर जाइएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, और आप सिंपली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। फटाक से इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, 3 पॉइंट्स इजीली निकल जाएगा। वापस से x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 पॉइंट चला जाएगा, इसलिए x का वैल्यू -1 रखिए। x का वैल्यू -1 रखिएगा तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा। अरे वाह वाह, हम लोग को तो इंटरसेक्टिंग को पॉइंट पे मिल गया यहाँ पे। जैसे ही हम लोग ग्राफ बनाएंगे -1 पे आएगा, आप देखिएगा ग्राफ वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ आपका, तो खैर आपको तो यही मिल गया, आपको तो सॉल्यूशन करने का जरूरत भी नहीं है, मतलब वहाँ देखने का भी जरूरत नहीं है, मेजर करने का, फटाक से आप देख लीजिए यहाँ पे। ये होता है इन एडवांस ये सब चीज़ करने का तरीका, ठीक है। 0 1 हो गया, अब हम लोग किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे। +2 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -2 लीजिए, ज़्यादा इजी। -2 लेंगे तो 3 इंटू -2 -6, -6 प्लस 2 क्या होगा, -4। तो इस तरीके से हमको पॉइंट मिल गया। अब ग्राफ पे आपको देखना है कि x में राइट हैंड साइड मैक्सिमम कितना गया है, तो लीजिए x में तो राइट हैंड साइड गया ही नहीं है, तो यानी कि ग्राफ आप जो बनाइएगा वो इस तरीके से आप ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ जैसे ही अगर आप इस तरीके से बनाइएगा तो आपको क्या करना है, ये लाइन आपको एक्स एक्सिस का काम नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट देंगे, जो भी होगा हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ये सब थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। खैर हम एक अलग सीरीज लेंगे। अब आप लोग का तो टाइम हो गया एग्जाम देने का, एग्जाम दीजिए अभी फॉर द टाइम बिंग, इसको करते हैं। तो एक्स पे राइट साइड ज़्यादा नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड -2 तक गया है, तो यहाँ पर हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे 1 2, यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। ये हो गया मेरा 0 1 2। अब क्या हो गया, अब हमारा x पे तो देखिए, y पे ऊपर में पॉजिटिव कितना गया है, पॉजिटिव में मैक्सिमम 2 गया है, नेगेटिव ही -4 गया है, तो फटाक से उसी तरीके से बनाइए। ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया, लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है। कोई नहीं, मेरे पास तो बोर्ड है, आई कैन रीडू, आप लोग ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, y पे -4 तक गया है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हमारा y डैश है, y डैश है बेसिकली, और ये हमारा क्या है, y है। y में कहाँ तक, कुछ भी पॉइंट दे दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ को पॉइंट को डिनोट करना है। पहले वाले लाइन के लिए आते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, y एक्सिस पे पॉइंट है, तो x का वैल्यू 0, y पे वैल्यू -4, ठीक है। लाइन बन जाएगा, उस पॉइंट को डिनोट भी कर देंगे। x पे वैल्यू 1, y पे वैल्यू -1, x पे वैल्यू 1, y पे वैल्यू, x का वैल्यू 1 नहीं है, सॉरी, x का वैल्यू -1, y पे वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 और y पे -1, ये लगभग कुछ यहाँ पे होगा। मेरा एक्यूरेट टू द पॉइंट तो नहीं बनेगा, लेकिन लेट्स सी। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 2, यानी ये जो पॉइंट होगा ये लगभग यहाँ कहीं पे होगा। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करें, देख लेते हैं। लगभग देखने से तो स्ट्रेट लाइन लग ही रहा है, आई होप सो। यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्टली मेजर नहीं ना है, तो अगर आप इसको ज्वाइन कीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बस हम इलस्ट्रेशन के लिए ये आपका बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रेट लाइन ये रेडी है। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, पॉइंट कहाँ पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, सेम इसी पॉइंट पर आके मिल रहा है,
दोनों में यही पॉइंट है कॉमन। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -4, यानी ये जो है आपका ये ऑलमोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इसको तो लगभग स्ट्रेट लाइन है, एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ये लगभग एक स्ट्रेट ही लाइन है, ये टू द स्केल तो नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, वो नहीं हो पाएगा, दिखेगा। ये सब पॉइंट है, सारे पॉइंट को नोट डाउन कर देना, पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है और लाइन का इक्वेशन भी लिखना बहुत जरूरी है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, यहाँ पे था ना, इसको यहाँ लिख दीजिए 0, -4, ठीक है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, यहाँ पर है -1, -1, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, यहाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यहाँ पर है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। उसके बाद -1 लिखे हैं, -2, -4, ये वाला पॉइंट क्या है, -2, -4। तो हमने सारे पॉइंट्स को कर दिया। अब सिंपल आपको इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। जो पहला वाला था उसका ग्राफ ये है, इसका इक्वेशन क्या है, 3x + y + 4 = 0। यहाँ पर लिख दीजिए 3x + y + 4 = 0, ठीक है। और ये हमारा जो लेफ्ट टू राइट गया है, मतलब ये वाला क्या है, इसका इक्वेशन है 3x - y + 2 = 0। तो इसको यहाँ पे कर दीजिए डिनोट, 3x - y + 2 = 0। तो जैसे ही आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से फिगर बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको यहाँ पर कर दीजिए ये -1, ठीक है। ये जो पॉइंट है -1, इज द सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ, दोनों का लिख लीजिए इक्वेशन, 3x + y + 4 = 0 एंड 3x - y + 2 = 0 is -1, -1। दैट्स इट, इतना ही बनाइएगा। आपका ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि ये भी आपका किस कैटेगरी का है, सेक्शन डी। कितना टाइम लगा, अभी आप लोग देखिए जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया उसको सॉल्व करने में, मतलब समझ के सॉल्व किए थे। तो उससे अच्छा तो ये सब सॉल्व करेंगे ना, कम से कम 5 नंबर आएगा, rather than एक नंबर आ रहा है उतने टाइम में। इसीलिए मैंने बोल रहा है, और मैंने बोला है, और मैं ऑलवेज ये चीज बोल रहा हूँ, स्टार्ट विद सेक्शन डी। आपको सच में फायदा करेगा सेक्शन डी से स्टार्ट करना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 तरीके का देख लिया, आई थिंक मैंने कुछ और नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो आइए उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, घबराना नहीं है, जितना क्वेश्चन लेंदी होता है उतना ही इंफॉर्मेशन उसमें एडेड है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन लेंदी है तो इजीली इंट्यूशन जनरेट करने के लिए क्या करो, एक बार इजीली पढ़ जाओ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट। तारा को कितने मार्क्स मिले हैं, 40 मार्क्स मिले हैं। यहाँ थोड़ा सा रफ स्केच कर लिया जाए, तो तारा, इसको मार्क्स कितना आया, तो मार्क्स आया 40। Getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। अब यहाँ पर क्या है कि 3 marks है right answer करने पे और losing 1 mark है for each wrong answer। जस्ट सपोज करो उसने कुछ क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग किए होंगे, फॉर द टाइम बीइंग हर एक 3 पे 3 मार्क्स मिलेंगे। ये सारे करेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस पे हर एक पे कितना मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा, और +3 ईच, +3 किस पे है, ईच पे है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर इतने रॉन्ग आंसर हैं तो यानी कि -1 हुआ है ईच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड। अच्छा, 3 मार्क्स की जगह पे क्या बोला, 4 मार्क्स अगर अवॉर्ड किया जाता फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए। सेकंड केस में बोल रहा है कि इसी के लिए आपको अवॉर्ड किया जाता +4 ईच, ठीक है। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, बहुत हार्ड टेस्ट है, एंड 2 मार्क्स ईच में,
ठीक है, -2 हो रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देन तारा वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क्स। इस केस में इसको 40 मार्क्स आया है और इस केस में इसको 50 मार्क्स आ जाता। अज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, ये तो बेसिकली है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालना है, उसने सारा अटेम्प्ट किया है तो कुछ सही, मतलब सारा अटेम्प्ट किया है तो कुछ सही होगा और बाकी गलत होगा, यही सिनेरियो बनता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, ये एक रफ डायग्राम, ये एक स्केच आप समझ सकते हैं। यहां से मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूं। यहां पर जो सॉल्यूशन होगा हम लोग मान लेंगे लेट तारा अटेम्प्टेड X correct questions and Y wrong, WRO and G wrong questions। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन टोटल क्वेश्चंस, तो जितने आपने सही किए हैं और जितने आपने गलत किए हैं दोनों नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड कर देना है। तो टोटल क्वेश्चंस विल बी x प्लस वाई। हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब आ जाइए सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको। क्या है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट। 3 मार्क्स है ईच राइट के लिए, तो +3 करेंगे, कितने करेक्ट किए हैं x, तो 3 इंटू एक्स कर दिए। उसके बाद फिर माइनस हो रहा है ईच रॉन्ग, रॉन्ग कितने हैं 1 है, तो -1 इंटू वाई। तब तारा को टोटल कितना मार्क्स आया, 40 मार्क्स आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे हैं, अज्यूमिंग कि होपफुली आपको क्लियर होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चंस करेक्ट किए और 2 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए, तो 5 क्वेश्चंस करेक्ट किए, एक क्वेश्चन पे अगर आपको मिलता है 3 मार्क +3, तो यानी कि 5 है, तो 5 के लिए आपको कितने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो 5 इंटू 3 15 मार्क्स आपने अर्न किए। और यहाँ पर एक गलत के लिए आपको मिल जाता -1, टोटल 2 है, तो 2 केस में क्या होगा, 2 इंटू -1, यानी कि आपको -2 पेनल्टी लगा +15 आपको रिवॉर्ड किया गया। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 15 - 2, यानी कि आपको 13 मार्क्स स्कोर मिला। तो लगभग वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3x - y, दैट इज अगर आप इसको सिंपली लिखिएगा तो 3x - y इज इक्वल्स टू 40। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड केस में क्या है, +4 है ईच करेक्ट का, तो +4 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और -2 हो जा रहा है तो ये हो जाएगा -2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना मार्क्स इस बार मिला है, इस बार हो जा रहा है 50। एक बार रफ डायग्राम बनाइएगा ना, सारा बन जाएगा क्लियर। ठीक है, और इस चीज को हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दैट इज 4x - 2y इज इक्वल्स टू 50। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x - y इज इक्वल्स टू 50, और ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए, यहां सिंपल लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से, उसी चीज को लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1 we have। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2x - y इज इक्वल्स टू 25। ये क्या है इक्वेशन 1, 3x - y, 3x - y। आई एम रियली सॉरी इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से ना, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3x - y। बोर्ड में आपका गलत हो गया, मैंने तो इरेज कर दिया, बोर्ड में आपका गलत हो गया, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ था इस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन बाय लाइन कट कर देना है। ठीक है, और फिर नीचे से बनाना स्टार्ट कर देना है, एज सिंपल एज इट इज। बोर्ड में गलत हो सकता है, वी आर ह्यूमंस,
we are tend to make mistakes. So don't need to worry. 3x minus 5 is equals to 40. और ये क्या है? 2x minus y. 2x minus y is equals to 25. अब आइए हमको करना है माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस. 3x माइनस 2x विल हैव x, माइनस वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा कैंसल आउट, इज इक्वल टू 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 15. सो देयर यू गो, यू हैव योर आंसर, x इज इक्वल्स टू 15. किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इजी होगा, इसी इक्वेशन में पुट कीजिए, ज़्यादा क्लियर है. तो पुटिंग the value of x in equation 2 we have, equation 2 में पुट करेंगे x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू x था, x का वैल्यू है 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको कर देंगे 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25 और 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू वाई, ताकि प्लस में लिख सकें, और 30 माइनस 25 5 इज इक्वल्स टू वाई. सिंपली करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 5. आपको x का वैल्यू पता चल गया और आपको y का भी वैल्यू पता चल गया. अब आपने टोटल क्वेश्चन यहाँ लिख चुका है, बस लिख दीजिए. हेंस टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू x प्लस वाई, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 5 विच इज इक्वल्स टू 20 एंड दैट इज योर आंसर. इस तरीके से बनाएंगे, कोई एक सिंगल मार्क्स भी नहीं काटेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपका 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा. ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन इतना बड़ा, इतना लेंदी है, आंसर इतने में ही सिमट गया. इसके पहले वाला क्वेश्चन कितना बड़ा आया था, कितना लेंदी हो गया था. ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे, लाइन बाय लाइन इक्वेशन बनाएंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा. आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा. और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो थोड़ा सा इजी होने वाला है. ठीक है, आइए तो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने देखा बाकी सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि जो हार्ड वाला पार्ट था या फिर किन किन तरीक़ों का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे हम लोग बाई बुक के अकॉर्डिंग चले जाएं, एनसीईआरटी फॉलो करें तो और भी पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं. लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इतने क्वेश्चंस, इतने पैटर्न को समझ गए, क्योंकि मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स का 2 अप्रोच आपको बताया, अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का ये दोनों अप्रोच अगर आपको क्लियर है, समझ में आया, दैट मीन्स वेरी गुड. आपका ये चीज़ कहीं से भी कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है, बाय बाय.